सो हाय एवरीवन। आज हम लोग वन शॉट करेंगे बायोडाइवर्सिटी का और कंजर्वेशंस का। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैंने आपसे बोला हुआ था कि आई विल बी शेयरिंग यू द हाईलाइटेड एनसीईआरटी, बट यू नो हाईलाइटेड एनसीईआरटी में ना शॉर्ट्स, जो आप शॉर्ट्स के फॉर्म में आप चाह रहे थे कि शॉर्ट्स मिल जाए उसका वीडियो में, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी बिकॉज 30 सेकेंड्स कुछ अप्रॉक्स 60 सेकेंड्स का शॉर्ट्स रहता है, तो इतनी सारी बातें हम नहीं कर पाएंगे। सो आई एम हाईलाइटिंग द एनसीईआरटी ऑलरेडी हाईलाइटेड है एंड हाईलाइटेड एनसीईआरटी में बस एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आई वोंट टेक यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर लगेंगे हर एक लेक्चर में, वन शॉट है। अंडरस्टैंड, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन एक एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम आउट कैसे बन सकते हैं। पहला ये बच्चों कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो ना, तो अगर आपका कोर्स हो चुका है, ठीक है, अगर आप क्लास 12 में नहीं है, क्लास 12 फ्रेशर नहीं है और अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, 2024 स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, अभी इन लोगों को एकदम एनसीईआरटी एक एक लाइन से एक एक लाइन पढ़ो, तो एक एक लाइन को फ्रेम आउट करके उसके क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। Okay, so let's get started without wasting time. So I'm going to start with the lesson chapter 13 of biodiversity. This is the last chapter of NCERT of class 12. Okay, last chapter से start करते हैं और वेटेज वाली टॉपिक्स को लेके चलेंगे। Okay, this is ecology unit and after that हम लोग लेंगे genetics, microbes, reproduction, ये वाली यूनिट एंड बायोटेक की यूनिट, and after that we switch to class 11 unit, highly weightage unit. Okay, so let's get started बच्चों। इसमें थोड़ा सा, इस वाले चैप्टर में थोड़ा डाटा है, अच्छा, आप टू लर्न कितने स्पीशीज़ हैं, कितने क्या है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है, बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मतलब वास्ट, ओके, बड़ा सा। So, common man will find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants. हम लोग के पास 20,000 species हैं। किस चीज़ की species है? ants की species है। किसकी species है? ant की species है। 20,000 ants की species है। 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes and nearby 20,000 species of orchids. बेटा ये वाला जो डाटा है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा। ओके, एंड इसमें एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन सकता है। इट कैन बी फ्रेम्ड आउट लाइक दिस, दैट 20,000 species. Just a moment, huh? Just a moment. I don't know why it's not working. It's working? Yeah, it's working. So यहाँ पे एक डाटा बन सकता है, 20,000 species है, ठीक है, ये 28,000 species है, ऐसे मैच द कॉलम आ सकता है। ओके, 3 लाख किसकी स्पीसीज़ है एंड 20,000 फिर से किसकी स्पीशीज़ है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया रहता है, यू हैव टू मैच, एंड तभी आप मैच कर पाओगे जब आपको ये डाटा याद रहेगा। ओके, वेन एवर यू वॉन्ट, जब आप ये याद करोगे ये डाटा, तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ठीक है, कि कितने स्पीशीज़ किसके हैं, कितने स्पीशीज़ किसके हैं। सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स करता है डाइवर्सिटी और हेट्रोजाइगोनिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज़ लेवल, बट स्पीशीज़ लेवल पर ही नहीं, बट हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ये रहता है, ठीक है। रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमॉलिक्यूल्स विद इन सेल टू बायोम्स, तो पहले आपका सेल आएगा, फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी, ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी स्पीशीज़ लेवल पे डाइवर्सिटी, ठीक है, स्पीशीज़ लेवल पे डाइवर्सिटी आएगी, एंड after that you will switch to ecosystem diversity, that is ecological diversity. तो ये सारी डाइवर्सिटी इस ऑर्डर में आएगी, इट्स रेंज फ्रॉम सेल टू बायोम्स। ओके, गॉट इट, सेल टू बायोम्स। तो इसका टर्म किसने पॉपुलराइज्ड किया था? दैट वाज एडवर्ड विल्सन ने। Who was the person? Edward Wilson. Okay, so
The combine all the level of biological organization, the most important of them are, यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बोला कि सेल से लेके बायोम तक ये सारी चीज़ें हैं, और मोस्ट पॉपुलर कौन सी है इसमें, मोस्ट पॉपुलर कौन सी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। ओके, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी एक सिंगल स्पीशीज़ है, माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे वो हाई डाइवर्सिटी दिखा सकती है। ओके, इसमें क्या है, वेरिएशन शोन बाय मेडिसिनल प्लांट, ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो ग्रो होता है हिमालयन रेंजेस पे। इनके पास पोटेंसी होती है और कंसंट्रेशन होता है कि एक केमिकल रेसिपेराइन को एक्टिव कर सके, that the plant produced in India has more than 50,000 genetically different strains of rice और 1,000 varieties of mangoes। ठीक है, सो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? सिंगल स्पीशीज़ हाई डाइवर्सिटी शो करती है जेनेटिक लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज पे। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। ड्रोफिलिया वोमिटेरिया एक प्लांट है जो ग्रो करता है हिमालय रेंजेस पे। इसके पास पोटेंसी है एंड कंसंट्रेशन है ताकि कि वो एक्टिव कर सके केमिकल रेसिपेराइन को दैट द प्लांट्स प्रोड्यूसेस, जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया के पास 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं राइस का और 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। जेनेटिक डाइवर्सिटी में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला जो प्लांट है ना आपका किस डाइवर्सिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज इन द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, दैट इज इन द जेनेटिक डाइवर्सिटी। या किसकी क्या ये एक्टिव केमिकल कौन सा प्रोड्यूस करता है, दैट इज योर रिसरपाइन। ओके ओके, सो यहाँ पे इंडिया में 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं किसके, राइस की, और 1,000 वेराइटीज़ हैं किसकी, मैंगोस की। तो ये था आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि जेनेटिक डाइवर्सिटी एक सिंगल स्पीशीज़ पे काम करती है। दूसरी बात, ये मेडिसिनल प्लांट, ये जो वोमिटेरिया है वो पोटेंशियल है एक्टिव केमिकल रेस्पिराइन के जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ये तीसरा पॉइंट है। एंड ये एक रेंज है जो ये चौथा पॉइंट है। ओके, दिस इज द 4 पॉइंट, दीज आर द 4 पॉइंट विच यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, सिंगल स्पीशीज़, दिस इज योर सिंगल स्पीशीज़, ये है आपकी सिंगल स्पीशीज़। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है ड्रोफिलिया वोमिटेरिया। ठीक है, ग्रो होते हैं हिमालय रीजन पे, और ये रिसरपाइन केमिकल। ठीक है, ओके ओके, और ये है 50,000 जेनेटिकली राइज है और 1,000 मैंगो की स्पीशीज़ है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में क्या होता है? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में ये एक डाइवर्सिटी है, ओके, ये एक स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है जो वेस्टर्न घाट है ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज़ देन ईस्टर्न घाट्स। इसमें ये पूछ सकता है किसके पास ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, किसके पास ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं। तो किसके पास ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं? वेस्टर्न के पास ज़्यादा स्पीशीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न। वेस्टर्न के पास ज़्यादा स्पीशीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न। ये स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में होती है। ओके, जेनेटिक डाइवर्सिटी में सिंगल स्पीशीज़ होती है ये वाली, एंड 50 जेनेटिकली ड्रेन ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या होता है? इको लेवल सिस्टम पे देखेंगे अब हम लोग। अभी तक हम लोग जेनेटिक और स्पीशीज़ लेवल पे देख रहे थे, अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इको सिस्टम के लेवल पे देखा जाएगा कि
डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, ये अल्पाइन्स, मीडोज। ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है नॉर्वे से, ठीक है। इंडिया में डेजर्ट, रेन, मैंग्रोव, रीव्स एक्सेट्रा ग्रेटर है नॉर्वे से। तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन फ्रेम होकर के आ सकता है। पहला पॉइंट वो लिखेगा राउफीरिया वोमिटेरिया किस डाइवर्सिटी से बिलोंग करता है, दैट इज योर जेनेटिक डाइवर्सिटी। कौन सा केमिकल एक्टिव रहता है, रेसरपाइन। ओके, क्या स्पीशीज डाइवर्सिटी में पूछ सकता है, नीट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट टाइम पूछा था इन्होंने शायद। वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस ज़्यादा होते हैं कि ईस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में पूछ सकता है कि इंडिया में डेजर्ट, रेन, मैंग्रोव, रीव्स, वेटलैंड्स, अल्पाइन मेडोज, ग्रेटर इकोसिस्टम किस में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, इंडिया में होती है कि नॉर्वे में होती है। तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्वे, इंडिया में ज़्यादा स्पीशीज़ होती है, ठीक है। ज़्यादा डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीव्स, वेटलैंड्स, ये सारी इकोसिस्टम ग्रेटर डाइवर्सिटी वहीं पे शो करती हैं। ओके, तो अब ये है कि हाउ मेनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। अर्थ में कितना है और इंडिया में कितना है। तो पहला पॉइंट ये है बच्चों कि IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 में देखो पॉइंट वाइज याद करो, ओके। टोटल जो प्लांट थे और जो एनिमल्स थे टोटल, ठीक है, टोटल प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो फारली डिस्क्राइब किए गए थे कि 1.5 मिलियन है। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेंज द पेन, इट्स नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई। ओके, 1.5 मिलियन थे, नाउ इट्स सही है, ठीक है, 1.5 मिलियन थे। दूसरा पॉइंट ये था कि जितने भी टेक्सोनॉमिकल, दूसरा पॉइंट ये थी कि ट्रॉपिकल में स्पीशीज ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट। ओके, पहला पॉइंट ये है IUCN का, टोटल प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज 1.5 मिलियन थी। दूसरा पॉइंट ये था कि ट्रॉपिकल में ज़्यादा स्पीशीज होती है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल टेम्परेट में। तीसरा पॉइंट ये है एक्सट्रीम कंडीशन का एस्टीमेट जो था आपका, एक्सट्रीम कंडीशन का जो एस्टीमेट था उन्होंने बनाया कि चला था 20 से लेके 50 मिलियन तक। तो एक रोबर्ट ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, इतनी कहाँ से स्पीशीज़ आ गई, ठीक है, इतनी नहीं है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, इतनी नहीं है, बट तो भी हम लोग 7 मिलियन तक ले करके चल सकते हैं कि इतनी तो है ही है। ओके, सो अर्थ में मतलब IUCN means International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN 2024 में बोला कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स 1.5 मिलियंस थे। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि ट्रॉपिकल में स्पीशीज ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू टेम्परेट जोन में, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशीज ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू टेम्परेट में। दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट एक्सट्रीम एस्टिमेट्स कह रहे थे रेंजेस फ्रॉम 20 to 50 मिलियंस, ठीक है, बट साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रोबर्ट में प्लेसेस द ग्लोबल डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियंस। बट इस पैराग्राफ में ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि IUCN 2004 में टोटल प्लांट्स एंड एनिमल की स्पीशीज़ 1.5 किया था। इसमें से इन्होंने बोला अभी तो मुझे यही नहीं पता कि कितने डिस्कवर्ड नहीं हुए, अभी डिस्कवर होने बच्चे भी हैं और डिस्क्राइब भी होने बच्चे हैं, अभी बहुत से ऐसे हैं जो बच्चे हैं, ठीक है। तो ये था इस वाले पैराग्राफ में, इस पेज में था। एंड इस वाले पेज में है कि अब इस यहाँ पे एनिमल और प्लांट्स की स्पीशीज़ बताई गई, एनिमल और प्लांट्स की, ठीक है। तो लेट्स रिकॉल अगेन एनिमल्स, एंड
ये प्लांट्स, ठीक है। तो एनिमल्स में बोला गया था कि इसमें 70% ऑफ एनिमल है। अरे यार इट्स नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। एंड रेस्ट रिमेनिंग 22% इसमें प्लांट्स हैं, ठीक है। 22% प्लांट्स हैं, उसमें से भी 70% ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज है। मतलब 10 एनिमल निकलेंगे तो 60 आपके 10 अगर 10 एनिमल्स भी हैं तो उसमें इस प्लानट में तो 7 तो इसमें से इंसेक्ट ही होंगे। और 22% ऑफ प्लांट्स में क्या आता है, एल्गी आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा। फंजाई को भी प्लांट्स में रखा गया है। ब्रायोफाइट्स आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा, ठीक है। कंप्राइजेज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल प्लांट। एनिमल 70% है, 70% एनिमल्स हैं जिसमें कि 70% इंसेक्ट भी है, स्पीशीज उनकी भी है 70%। मतलब कि 10 अगर एनिमल्स होंगे तो उसमें से 60 तो इंसेक्ट ही हैं, ठीक है। सो इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है कि मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। यही तो मैंने बताया कि 70% स्पीशीज एनिमल्स हैं, while plants including algae, fungi, bryophytes, gymnosperm, angiosperm comprise no more than 22% of the total. Among animal, insect are the most species rich taxonomical group है, making up to 70%. यही तो बोला बेटा मैंने कि 70% जिसमें से 10 आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल, हर 10 एनिमल्स में कम से कम 60 तो इंसेक्ट ही हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आप सबको कंबाइन कर लो, इसको भी कंबाइन कर लो, इसको भी कंबाइन कर लो, सबको कंबाइन कर लो तो भी फंजाई की जो संख्या है वो ज़्यादा है, फंजाई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ठीक है। उन सब से फंजाई ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ तक बातें समझ आई, यहाँ तक कुछ समझ आया। ये पूरा जो PDF मैं बना के दे दूँगी, ये सारी चीज़ें मैं मार्क करके लिख करके मैं आपको दे दूँगी, ओके। डोंट वरी फॉर दैट। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये चीज़ यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी, ओके। सो नाउ इज डायग्मेटिक क्वेश्चन। अब NCERT यहाँ से नीट वाले कैसे पूछेंगे आंसर, ठीक है। दिस इज द इनवर्टिब्रेट्स, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये वर्टिब्रेट्स हैं और ये प्लांट्स हैं। सो यहाँ पे किसकी संख्या ज़्यादा लग रही है भाई, इंसेक्ट की। तो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स में कौन से आएंगे, इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट आएंगे। उसके बाद किसकी है, अदर एनिमल ग्रुप की, ठीक है, O आएगा। उसके बाद किसकी है, M, मोलस्का, ठीक है। फिर आएगा ये आपका ये C। तो फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स का लेवल क्या है, IOCM, क्या है, IOCM। अब ये दूसरा, दैट इज योर वर्टिब्रेट, दैट इज योर वर्टिब्रेट। Oh my god, why it's not working, I don't know. Vertebrates, okay. So vertebrates में सबसे ज़्यादा क्या है, fish, F आ गया। Then birds, B आ गया। R, reptile, ये reptile आ गया। Amphibians, then A आ गया। And after that M। ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में IOMC, वर्टिब्रेट्स में FBRAM। So you can learn FB पे राम, what you can learn, फेसबुक पे राम। अब फेसबुक मत बोलना कि हम लोग चलाते नहीं है दीदी, हम लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम लोग नहीं चलाते, ठीक है। फेसबुक सबको ही चलाता है, मतलब मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। फ्रॉम दैट यू कैन लर्न इट। FB राम, ओके। F मतलब फिश, B मतलब बर्ड, R मतलब रेप्टाइल, A मतलब एम्फीबियम, M मतलब मैमल्स। दैट कम्स ऑन द वर्टिब्रेट्स। प्लांट्स, स्विच टू प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स, ओके। सो A मीन्स एंजियोस्पर्म, ज़्यादा संख्या एंजियोस्पर्म की लग रही है। देन F
fungi, then algae, then mosses, then ferns, annelids, then lichens. Okay, so this is the order. This is the order by which you can learn IOMC. FBRAM means FB पे राम. Okay, A F A M F L. So by this you can learn the order कि कौन किस में है. Okay, so यहाँ पे ना बेटा लोग, यहाँ पे ना ये लोग प्रोकैरियोट्स को नहीं दिए. यहाँ पे प्रोकैरियोट्स की यहाँ पे एस्टिमेट नहीं किया गया कोई भी प्रोकैरियोट्स का. ठीक है, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसमें कोई कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिकल मेथड्स उनको सूटेबल नहीं लग रहे थे कि आइडेंटिफाई करें हम लोग कोई माइक्रोबियल स्पीशीज़ को. तो अगर ये क्वेश्चन आपकी फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट में दे दिया जाए या ऐसा दे दिया जाए कि क्यों हम लोग प्रोकैरियोट्स को नहीं लिए थे और ये कुछ द प्रॉब्लम्स लिख के आ जाए, तो पहला तो ये थे कि कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिकल मेथड्स आर नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज़. ओके, और नॉट कल्चर्ड अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस पे कल्चर्ड भी नहीं हो रहे थे. और बायोकेमिकल्स और मॉलिकुलर क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप, देन द डाइवर्सिटी अलॉन्ग माइट बी टर्न इनटू मिलियंस. तो 3 रीज़न की वजह से ये लोग प्रोकैरियोट्स को नहीं लिए थे. सो फर्स्ट इज़ द रीज़न बिहाइंड कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिकल मेथड्स सूटेबल नहीं थे, इनको कल्चर्ड नहीं कर सकते थे लेबोरेटरी के अंदर, लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर. बायोकेमिकल और मॉलिकुलर क्राइटेरिया उनका वो सही नहीं था स्पीशीज़ का फॉर दिस ग्रुप. अगर डाइवर्सिटी होती तो मिलियंस में चली जाती. ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ आया हो. ओके, सो नेक्स्ट, इंडिया के पास कितना लैंड एरिया है? दैट इज 2.4% लैंड एरिया. इट शेयर्स ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितना है? 8.1. इसीलिए बेटा जी इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो मतलब हम लोग लैंड से तो कम ही है, लैंड तो हम लोग का कम है एज कम्पेयर टू डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग. ठीक है, 8.1 है और ये 2.4% है. ओके, और इसीलिए हम लोग 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पे स्टैंड है इस टाइम पे. ठीक है, उसमें से भी 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर ट्वाइस. ये तो 45 के अभी ये प्लांट्स हैं. ठीक है, क्या है? प्लांट्स हैं. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी, मतलब मुझे अच्छे से नोट्स वो करने दीजिए पहले, एक सेकेंड. यस, सो 2.4% लैंड एरिया है. ओके, सेकेंड इज और 8.1% आपका डाइवर्सिटी है. ओके, थर्ड है आपका व्हाट हैपन, आई हैवंट डन एनीथिंग. जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड. What is happening? Sorry for the disturbance. Let's continue. Okay, थर्ड में क्या था? थर्ड पॉइंट आपका क्या था? 45 के स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं इसमें, जिसमें से ट्वाइस एनिमल्स हैं. तो मैक्स कैलकुलेट कर लो, 90 के एनिमल्स हैं. ओके, अप्रॉक्स इतना ही हुआ. हाँ 45 into 2 यही हुआ. ठीक है, सो हैज़ बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया. ये किसका था? इंडिया. ठीक है, इंडिया में था 45 के प्लांट्स, 90 के एनिमल्स थे. और अभी भी मे साहब ने बोला, जैसे पहले इन्होंने वो किया था कि भाई 1.5 मिलियन है अर्थ में. ठीक है, बट उसके बाद उन्होंने बोला, फिर एक्सट्रीम कंडीशंस में उन्होंने बोला कि 20 से 50 मिलियन. फिर उसके बाद रोबोट में आए, वो बोले नहीं इतना ज़्यादा नहीं होगा, मीन्स 7 मिलियन तक होगा सिर्फ. ओके, नाउ अब ये आए. ऑल्दो इंडिया में पूरी लैंड एरिया क्या है? 2.4, डाइवर्सिटी 8.1,
45K प्लांट्स है, ट्वाइस कर दोगी तो 90K अप्रॉक्स एनिमल्स हो गए इनके, ठीक है। एंड देन अभी मेरे साहब ने इतना ही बोला कि ये जो है अभी 22% ही टोटल स्पीशीज़ रिकॉर्ड हुई है, ठीक है, टोटल स्पीशीज़ रिकॉर्ड हुई है, अभी आगे डिस्कवर होना बाकी है। 1 लाख प्लांट स्पीशीज़ एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड, अभी बची हुई है, ये तो अभी 22% ही है। तो ये डाटा इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है कि कितना लैंड एरिया है हम लोग के इंडिया के पास, कितनी ग्लोबल डाइवर्सिटी है, और ये पूछ सकता है करेक्ट स्टेटमेंट में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दे देगा। इंडिया हैज़ 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, स्पीशीज डाइवर्सिटी 8.1%, 12 मेगा डाइवर्सिटी में इंडिया आती है, ठीक है। इतने ये डाटा दे करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। सो याद रहे ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा डाटा बेस्ड चैप्टर भी है, तो इसमें थोड़ा याद करना पड़ेगा। नो वन कैन डू एनीथिंग फॉर दैट, ठीक है। कोई निमोनिक्स वोमोनिक्स नहीं काम, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं बायो में रट्टाफिकेशन वाले, ओके, मोस्टली ऐसे हैं। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स, ओके, और ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब इसको आप इक्वेटर समझ लीजिए। देखो मेरे सर्किल पे कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है, पढ़ने आए हैं बेटा, पढ़ लीजिए। ये है इक्वेटर आपका, ये पोल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप जब यहाँ जाओगे, व्हाट हैपनिंग क्या, यहाँ से इक्वेटर से, ये इक्वेटर है आपका, इक्वेटर से जब ऊपर जाओगे तो क्या पोल्स की तरफ से तो स्पीशीज़ लेवल क्या इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, अकॉर्डिंग टू यू क्या होगा? वेल आंसर तो दिया है, इक्वेटर से जब भी आप पोल की तरफ जाओगे तो स्पीशीज़ लेवल आपकी डिक्रीज होगी। जितने ज़्यादा इक्वेटर पे स्पीशीज़ हैं वहाँ उतना ज़्यादा पोल पे स्पीशीज़ नहीं देखेंगे आप, ओके। सो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। ये इक्वेटर है, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, अवे जाएंगे, दूर जाएंगे तो डिक्रीज होगी। इक्वेटर पोल जाएंगे तो डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी। इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो डिक्रीज होगी, ठीक है, जैसे, ठीक है। और टेम्परेट जोन में मैंने पहले भी बोला कि टेम्परेट जोन में स्पीशीज़ ज़्यादा नहीं रहती। इट्स टेम्परेट जोन, पोल वाला टेम्परेट, एंड इक्वेटर के पास कौन सा जोन होता है, सॉरी रीजन, ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, ठीक है। तो कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, 1400 स्पीशीज़ हैं इसकी। कोलंबिया में कितनी स्पीशीज़ है, 1400 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। न्यूयॉर्क में है आपकी 1.5 स्पीशीज़। देखो कोलंबिया कहाँ लोकेटेड था, ट्रॉपिकल एरिया में लोकेटेड था, और ये न्यूयॉर्क कहाँ लोकेटेड है, पोल के तरफ से, तो 1.5 स्पीशीज़ हो गई। ग्रीनलैंड में आपकी 56 स्पीशीज़ हो गई। इंडिया में आपकी इक्वेटर के पास है तो 1200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हो गई, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि जैसे ही हम लोग इक्वेटर से पोल पे जाएंगे ये क्या बोलते हैं, डिक्रीज होगी स्पीशीज़। दूसरा पॉइंट ये कि कोलंबिया में जितनी स्पीशीज़ है दैट इज़ ऑफ 1400 बर्ड्स है। न्यूयॉर्क में 105 स्पीशीज़ है, 56 स्पीशीज़ आपकी ग्रीनलैंड में है, 1200 स्पीशीज़ आपकी बर्ड्स में है, ठीक है, इंडिया में बर्ड्स की स्पीशीज़, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये है इक्वेडर में स्पीशीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मिडवेस्ट ऑफ यूएसए, ठीक है, स्पीशीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। व्हाट एज़ कम्पेयर टू मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए, ओके। लार्जली यहाँ यूएसए लिख दे, बाकी आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी इक्वेटर हैज़ अप टू 10 टाइम्स एज मैनी स्पीशीज़ ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स की as a forest of equal area in a temperate zone region midwest of the USA, ठीक है।
अब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ से, लार्जली ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन साउथ अफ्रीका, उसके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है अर्थ पे. ओके, हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ. इट इज़ मोर देन 40,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, 30,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़, 1,300 of birds and 427 or 427 mammals और amphibians में भी हैं, 378 of reptiles, more than 1,25,000 species of invertebrates. ओके, और अभी तो ऐसे भी हैं जो अभी डिस्कवर्ड ही नहीं हुए हैं और नेम्ड ही नहीं हुए हैं. डाट अबाउट 2 मिलियन ऐसे भी स्पीशीज़ हैं जो नेम ही नहीं हुए हैं. ओके, सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो गई हों. एंड जस्ट ये डाटा रिवाइज ही कर सकते हैं आप, रट ही सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये डाटा कोई निमोनिक्स नहीं लग सकती यहाँ पे कि आपको रटवा दिया जाए. ओके, अंडरस्टैंड द थिंग है, जितनी हाईलाइटेड थिंग है इतनी ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. ओके, इतनी ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए ओनली. ओके, ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी. What is the question? What is the so special about tropics that might account for the greater biodiversity? देखो, डिस्टर्बेंस नहीं होती यहाँ पे. अगर आप खुद सोचो आप कहाँ रहना पसंद करोगे, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है या जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती, सोलर एनर्जी ज़्यादा रहती है, ठीक है, वहाँ पे आप रहना पसंद करोगे ना, जहाँ पे सोलर एनर्जी हो, अनप्रेडिक्टेबल, लेस सीजनल हो, वहाँ पे रहना पसंद करोगे. जहाँ डिस्टर्बेंस होती है, किसी मौसम का कुछ पता नहीं रहता, वहाँ पे रहना पसंद करोगे. आप खुद ही सोचो आप कहाँ रहना पसंद करोगे, ठीक है. तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड जहाँ ट्रॉपिक्स में ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं रहते एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल जोन. टेम्परेट में ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं रहते एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल जोन. ओके, गॉट इट? समझ आ रही है बातें? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. जहाँ पे डिस्टर्बेंस कम हो, सीजनल वेरिएशन ना हो ज़्यादा, अनप्रडिक्टेबल हो, लेस कांस्टेंट हो और लेस सोलर एनर्जी हो, इसीलिए वहाँ पे नहीं रहते वो लोग. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है बच्चों. स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप. दीदी रिलेशनशिप की बातें मत किया करो, हाँ, चलो आ जाओ पढ़ो. During his pioneering extensive exploration in the wild areas of the South America jungles, यहाँ पे क्या थे, जर्मन नेचुरलिस्ट थे एंड जियोग्राफिकल अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व किए थे दैट विद द रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट. देखो, इसका मतलब ये है जितना एरिया आप एक्सप्लोर करोगे उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ आपकी इंक्रीज़ होंगी. ओके, लाइक आई एम द फ्रॉम प्रयागराज, मैं प्रयागराज से हूँ. तो प्रयागराज में जितनी स्पीशीज़ है, ठीक है, प्रयागराज में जितने भी स्पीशीज़ है, जितना एरिया मैं एक्सप्लोर करूँगी उतनी ही स्पीशीज़ होंगी ना. जितना ज़्यादा मैं एरिया एक्सप्लोर करूँगी उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस होगी. यही स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप कह रहा है और कुछ भी नहीं कह रहा बच्चा, ठीक है, और कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक है. ये लॉग वाली स्केल है. जितनी ज़्यादा एक्सप्लोर एरिया होगी उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस होगी, उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस होगी. ये देखो, ये स्पीशीज़ रिचनेस का है और ये एरिया का है. हम लोग जैसे ही ऐसे करेंगे, जितना एरिया एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस होगी. ओके, समझ आया क्या? ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप. ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप. ये कौन सी शेप है बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप है ये. ओके, और ये तो स्ट्रेट लाइन है ही. इसमें यही सेम ग्राफ आपको दे देगा और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देगा और इसमें ये इक्वेशन पूछ लेगा कौन सी इक्वेशन है, इन दोनों में कौन सी इक्वेशन है. तो रिमाइंड इक्वेशन याद कर. एस मतलब स्पीशीज़ होता है, ठीक है. एस मतलब होता है स्पीशीज़ रिचनेस. जितना ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एरिया उतना ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस होगी. ए मतलब एरिया, जेड मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है. अलग अलग स्पीशीज़ रिचनेस होती है. जेड लाइन्स इन द 0.1 से लेके 0.2. ओके,
और यहाँ पे 0.6 से लेके 1.2, 0.6 से लेके 1.2 ये कॉन्टिनेंटल लेवल की स्पीशीज़ बता रहे हैं, कॉन्टिनेंटल लेवल की है। ओके ये है आपकी कॉन्टिनेंटल लेवल की स्पीशीज़ है। ओके और ये कंट्री लेवल की है, और ये कंट्री लेवल की स्पीशीज़ बता रहे हैं। ओके सो यहाँ पे व्हाट डू स्टीपर स्लोप्स मीन इन द कॉन्टेस्ट, पहले ही बताया था ये है स्लीपर स्लोप्स, स्लीपर स्लोप्स। स्लीपर स्लोप्स में है जितना ज़्यादा आप एरिया एक्सप्लोर करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगी। सो बेटा जो एनसीईआरटी में ये सब जो टेक्स्ट क्वेश्चंस होता है ना बीच में, उसे छोड़ना मत, जैसे यही इसी से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लीपर स्लोप्स, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे एरिया उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस होगी। ओके इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी का क्या मतलब है? स्टेबल कम्युनिटी का मतलब ये है जहाँ वेरिएशन ना हो ज़्यादा, डिफरेंसेस ना आए ज़्यादा। स्पीशीज़, हम लोग तो इंसान है ना बच्चा, हम लोग तो इंसान है, इंसान से बात करेगा, क्या डिफरेंस है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर कोई रेजिस्टेंस नहीं, वेरिएशन नहीं आना चाहिए, जहाँ वेरिएशन कम हो, ठीक है, जहाँ क्या कम हो, वेरिएशन कम हो, रेजिस्टेंट टू मैन मेड नेचुरल डिस्टर्बेंस। अगर ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस भी आ गया मैन मेड चीज़ों में तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। और एक थर्ड फैक्टर है रेजिलिएंट मतलब क्या होता है? रेजिलिएंट मीन्स मतलब किसी चीज़ से अगर कोई बच्चा गिर गया तो वो गिर के उठेगा, ठीक है, मतलब गिर के उठना। कुछ अगर लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई जिसमें आप नेगेटिव, आप कुछ सोचो जब आपका नीट एग्ज़ाम्स में या जेईई एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में कंपटीशन आप जीत नहीं पाते हो, यू कान क्रैक दैट एग्ज़ाम, तो आप गिर के फिर से उठते हो ना, नहीं यार एक बार और कर लेते हैं, तो वो गिर के उठना, रेजिलिएंट चाहे जो भी हो जाए गिर के उठना ही है, ठीक है। ओकेजनल डिस्टर्बेंस एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिलिएंट टू इन्वेजन्स बाय एलियन स्पीशीज़, जो बाहर से आते हैं स्पीशीज़। अब कोई अगर आपके बाहर से आ गया तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। बट डेविड टिलमैन स्टेबल कम्युनिटी में ये है कि ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आने चाहिए, रेजिस्टेंट टू मैन मेड और नेचुरल डिस्टर्बेंस से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और रेजिलिएंट से क्या होता है? गिर के उठना, रीस्टैब्लिशमेंट, किसी चीज़ को फिर से शुरू करना। अब हम लोग क्या है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, दीदी नहीं मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मैं तो नहीं कर पाऊँगा दीदी, मुझसे नहीं होने वाला नीट वेट क्रैक, ठीक है, नहीं सब होगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बट आप रेजिलिएंट तो रहो, ये प्रॉपर्टी तो बहुत कम ही लोगों में है। 1-2 बार देंगे, 3 बार देंगे, 4 बार देंगे, बस दीदी हो गया मुझसे नहीं होने वाला। बेटा उन लोग की सोचो जो 49 ईयर्स में नीट क्रैक कर रहे हैं, वो भी तो कुछ होंगे, उनको भी तो 24 ही घंटा मिलता है, ठीक है, क्रैक कर सकते हो। चलो बहुत बातें हो गई, चलो। बट डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये 2 प्लॉट्स बनाए थे, ये फर्स्ट प्लॉट ए हो गया, ये दूसरा प्लॉट बी हो गया, ठीक है। जस्ट रीड एनसीईआरटी लाइन एंड उसी के हिसाब से चल रही हूँ मैं, कुछ एडिशनल नहीं बता रही, सिर्फ एनसीईआरटी बता रही हूँ। बट डेविड टिलमैन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग outdoor plots prove some tentative answers. Tillman found that plots with more species show less variations. यही है कि अगर ए में ज़्यादा स्पीशीज़ हो गई, ए में ज़्यादा स्पीशीज़ है और बी में स्पीशीज़ कम है, मैंने पहले भी आपको बोला था अगर स्पीशीज़ ज़्यादा होगी तो वेरिएशन कम होगा, ठीक है, वेरिएशन कम होगा, ठीक है, वेरिएशन कम होगा और स्पीशीज़ कम होगी तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, वेरिएशन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। यही डेविड टिलमैन ने बोला था कि 2 प्लॉट्स लिए, एक में स्पीशीज़ इंक्रीज़ कर ली, एक में स्पीशीज़ डिक्रीज़ कर ली, वेरिएशन पे क्या असर पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं बताया था उन्होंने, ठीक है। रिच बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम, एक रिच बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम पे ही एसेंशियल नहीं होती, बट
health. See, rich biodiversity is not essential for ecosystem health, but imperative for the very survival of the human race on this planet. सर्वाइवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है. सो ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि एक स्टेबल कम्युनिटी में वेरिएशन ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए. इट नॉट शो टू मच वेरिएशन, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर में. ठीक है, आइडर रेजिस्टेंट होना चाहिए, रेजिलियंट होना चाहिए. मैन मेड डिस्टर्बेंस से भी ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. अगर कोई बाहर एलियन स्पीशीज़ कोई आ गया बाहर से तो भी इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये तो था आपका स्टेबल कम्युनिटी. बट डेविड टेलमैन ने क्या बोला, उन्होंने 2 आउटडोर प्लॉट्स लिए थे. एक ए समझ लो, एक बी समझ लो. एक में स्पीशीज़ ज़्यादा थी, एक में स्पीशीज़ कम थी. जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ होगी वेरिएशंस उतने कम होंगे, और जितनी कम स्पीशीज़ होगी वेरिएशंस उतने ही ज़्यादा होंगे. बट रिच बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ, बट सर्वाइवल के लिए भी, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ऑन दिस प्लानट. ओके, सो अब चलो एरोप्लेन उड़ाते हैं. अच्छा, बारिश होती है तो बोट उड़ाते हो, बोट पानी में चलाते हो. सॉरी, उड़ाते तो नहीं, चलाते तो होंगे ना. चलो, Rivett Popper hypothesis used by Stanford ecologist Paul Enrich. कौन दिया था पहला पॉइंट? द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस कौन दिया था? पॉल एनरिच ने दिया था पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये कि एरोप्लेन में इकोसिस्टम, इन्होंने एक एरोप्लेन को एक इकोसिस्टम मान लिया है. ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रेविट स्पीशीज. रेविट्स मतलब पेचेस, ठीक है, नट बोल्ट्स. ठीक है, आप जैसे आप एरोप्लेन में बैठे हो और आप आगे वाली सीट की, अपनी वाली सीट की पेचेस खोल रहे हो बैठ करके, तो क्या फ़र्क पड़ेगा किसी को? ना एरोप्लेन को ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, ना किसी और को फ़र्क पड़ने वाला है. ठीक है, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा, नहीं किसी को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. बट अगर आप वही चीज़ आप अगर विंग्स में कर रहे हो, उसके एरोप्लेन के विंग्स की पेचेस खोल रहे हो, तो पूरा का एरोप्लेन क्रैश हो सकता है. ठीक है, तो उससे आपकी डाइवर्सिटी या उससे आपकी इकोसिस्टम पूरी फंक्शनली ख़राब हो सकता है उसका. ठीक है, इन एन एरोप्लेन इकोसिस्टम ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स. बहुत सारे चीज़ें होंगी. इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट्स स्टार्ट पॉपिंग अ रैबिट टू टेक होम, अगर हर एक ट्रैवलर, ठीक है, हर एक पैसेंजर अगर स्टार्ट कर दे रिवेट्स को अपने घर ले जाने के लिए, कॉजिंग अ स्पीशीज टू बिकम एग्जिस्ट. ठीक है, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टली, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली, बट एज मोर रिवेट्स वो रिमूव करेगा. ठीक है, डिपेंड करता है कौन से पार्ट की रिमूव किया है. प्लेन बिकम डेंजरस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. Furthermore, which rivets is removed may also critical loss. ठीक है, तो लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स के साइड जो रिवेट तुम लोग ने वो की होगी, वो की स्पीशीज है डेट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफली देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स और विंडोज इनसाइड द प्लेन. सो क्या है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ने क्या बताया, जो पॉल एनरिच ने दिया था. एक एरोप्लेन को इन्होंने पूरा इकोसिस्टम मान लिया, और अगर आप एक सीट का, या सीट पे आप बैठे हो उस सीट का या किसी एक सीट का आप पेज खोलने बैठ जाओगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी. इकोसिस्टम को कोई डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचेगा, किसी को भी नहीं. बट वही अगर आप उसकी विंग्स को करोगे तो प्लेन क्रैश हो सकता है. सो वो पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है. तो लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स, ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है. लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स, की स्पीशीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, क्योंकि इन्होंने पूरा एरोप्लेन को इकोसिस्टम मान के रखा था ना. ठीक है, एंड सेकेंड इज दैट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. एंड ये वाला कि रिवर पॉपर हाइपोथेसिस क्या बोलता है. आप समझ आया? आई होप एवरीवन हैज़ गॉट दिस थिंग्स. ओके, सो आज की क्लास यही एंड करते हैं. आई होप आपको इतना समझ आया होगा. कल हम लोग 2 से 3 पेज और कर लेंगे, 4-5 पेज और बचे. वी विल डू टुमारो. ओके, थैंक यू सो मच. एंड अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.
एंड इसी टाइप का कंटेंट अगर आपको ज़्यादा और चाहिए तो लेट मी कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन.